मनोज बनू, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। हेडलाइन के पीछे एक संपादकों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। आज हम चर्चा करेंगे और आज की चर्चा जो सबसे खास पूरे देश में चल रही है कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ चुके हैं। उसी के इर्द गिर्द राजनेताओं के बयान देखे जा रहे हैं। अजीत जी, क्या लग रहा है आपको? उत्तर प्रदेश का मामला काफ़ी गर्म हो गया। अगर आप देखें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं और उनके एजेंडे में बहुत उन्होंने एक आक्रामक रुख अपना लिया है सनातन धर्म को लेकर। मतलब अगर उनके सारे हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, फिर से वापस आ गया है, तमाम चीज़ें। इस बीच अखिलेश यादव भी कोशिश कर रहे हैं भ्रमित करने की। भ्रमित इस हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्होंने कह दिया कि भाई बीजेपी जो है अपने सहयोगियों को उन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी कि 60-70 सीटें लोक दल को दी जाएंगी। तमाम पार्टियों को देख के एक तरीके से उन्होंने कह दिया 250 सीटें में चुनाव लड़ेगी बीजेपी। एक तरह भ्रमित करने की कोशिश की कि हालांकि वो एक जो वो हर चुनाव में होता है। अखिलेश यादव पहले भी एक इस तरह का काम और दूसरी तरफ आज एक उनके इमरान मसूद समाजवादी पार्टी के एक विधायक। पहले एक मुद्दे पर बात कीजिए, उसके बाद जो है मनोज जी, देखिए इमरान मसूद का मसला इसलिए महत्वपूर्ण है जिसका जिक्र शुरुआत किया, लेकिन नहीं, सहारनपुर में दीक्षा बैठक थी और दीक्षा की बैठक में एक सड़क निर्माण को लेकर दिशा की बैठक, हाँ, दिशा की। और इसमें जो सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद हैं और आशू मलिक एक जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, दोनों के बीच मतलब जूतम पैजार की स्थिति पैदा हो गई। वहीं पर इकरा हसन बैठ के देख रही हैं मतलब ये क्या हो रहा है। तो ये जिस तरह से लगातार यही इमरान मसूद हैं जिन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी से अलग होकर कांग्रेस को लड़ना चाहिए, अपने बलबूते लड़ना चाहिए। मैंने उनका इंटरव्यू किया, इस बार भी बोला है इनको, कुछ ही दिन पहले बोला है, तो उसको लेकर मामला जो है गर्म। तो अखिलेश ने इस पर, अखिलेश से जब हम लोग पार्लियामेंट में सवाल भी किए थे मनोज जी, तो साफ तौर पर उनका कहना था कि ऐसे नेताओं पर क्या राहुल गांधी ने कहा है, तो वो जो आदत रहा है अखिलेश यादव का कि अगर कुछ उनके घटक दलों में कुछ इधर उधर बात हो रहा हो, अगर नहीं और मुझे लगता है अजीत जी ये तो प्रेशर पॉलिटिक्स भी होती है कि जो छोटे नेता होते हैं 200 सीटें मांग रहे हैं। छोटे जो नेता होते हैं, 200 सीटें, हाँ, छोटे नेता जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने नेताओं को बोल देते हैं कि ठीक है प्रदेश अध्यक्ष तुम अपना बोलते रहो कि हम इतने सीटें मांगेंगे, हम सीटें। लेकिन जब ये सब बड़े नेता ऊपर बैठते हैं तो सहमति बन जाती है। लेकिन जो सबसे गौर करने वाली बात है कि समाज जो बसपा है, बसपा हर चुनाव में बहुत पीछे रहती है। लेकिन जैसा कि आपको पता भी होगा, ये कहा जा रहा है कि भाई ब्राह्मणों की नाराजगी है योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में, इस तरह की बातों का जिक्र किया जा रहा है। तो आज सतीश मिश्रा जो कि नंबर 2 के नेता माने जाते हैं, मायावती ने उनको फिर से फ्रंट में लेकर आई हैं और उनको एक तरह से जिम्मेदारी दे दी है उत्तर प्रदेश चुनाव की कि भैया जाओ, जिताओ, लड़ाई झगड़ा निपटाओ। तो देखो मन्नू जी, क्या है कि मायावती जो राजनीति आज के दिन में कर रही हैं, तो वो अपनी इच्छा शक्ति से नहीं कर रही हैं। उनको कहीं ना कहीं कोई चीज जब बताई जाती होगी, कही जाती होगी, अब ये तो जग जाहिर है कि कौन बता रहा है। बता दो, जग जाहिर है तो यहाँ भी जाहिर कर दो। ओबीसी को भी कहते हैं भाई बीजेपी अपने हिसाब से उनका इस्तेमाल करती है। मायावती के लिए भी कहा जाता है कि बीजेपी अपने हिसाब से उनका इस्तेमाल करती है। ऐसा है क्या? अब है कि नहीं, ये तो कहा जाता है, हम तो कह रहे हैं। राजनीति में कहा जाता है, आकलन अनुमान ही लगाया जाता है कि भाई ऐसा है। तो कहने का मतलब यह है कि बीजेपी अभी अपने पत्ते उन्होंने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को लेकर अभी बीजेपी ने खोले नहीं है। केवल यह है कि एक प्रभारी बना दिया गया विनोद तावड़े को। अभी आगे की क्या रणनीति होगी, अभी उत्तराखंड का नहीं बना प्रभारी। तो बीजेपी कहते हैं ना कि अभी जो चाणक्य है बीजेपी के, हाँ, वेट एंड वॉच कर रही है, देख रही है कि सपा क्या कर रही है, बसपा क्या कर रही है। आज कांग्रेस की भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो वर्किंग कमेटी की बैठक है उसमें क्या मुद्दे उठे? कांग्रेस कार्य समिति की मीटिंग अभी चल रही है, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी 2 बातों से क्लियर है कि एक तो जैन जी वाला मुद्दा कांग्रेस अभी गर्म रखेगी, उनको उन्होंने कहा कि इसको लेकर हम सरकार पर। दूसरा जो अहम मुद्दा है जो राम मंदिर चोरी का मुद्दा है, तो कांग्रेस की जो आज वर्किंग कमेटी में जिस तरह से खड़गे ने बात रखी है, उससे ये लगता है कि कांग्रेस भी राम मंदिर चोरी को और जैन जी के मुद्दे को 5 राज्यों के चुनाव में उठाएगी। तो ये बीजेपी यही अभी देख रही है कि कांग्रेस अब क्या करेगी। हालांकि जैन जी को लेकर अब पुणे जा रहे हैं राहुल गांधी। पुणे क्यों जा रहे हैं, मेरी समझ में आया, चुनाव है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब वगैरह, देश के नेता है ना, बड़े नेता है वो। पता नहीं, कई बार कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम लोकसभा का चुनाव थोड़ा ना लड़ रहे हैं, अभी तो हमको विधानसभा पे फोकस करना चाहिए। अच्छा, विधानसभा चुनाव अगर हम 1-2 नहीं, आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, नहीं ले रहे। अगर विधानसभा चुनाव अगर नहीं जीतेगी कांग्रेस, तुम सोचो 29 तक अगर आपके पास केवल 1-2 राज्य रह जाएंगे,
तो कार्यकर्ताओं का मनोबल क्या होगा, नेताओं का मनोबल क्या होगा? ये बात हमने राकेश जी, मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश जैसा ही आ रहा है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई मदरसों में तो आतंकवादी पलते हैं, लगातार इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। वंदे मातरम पर एक बड़ा इशू क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि भाई वंदे मातरम का अपमान किया जाता है। वहीं वीके हरिप्रसाद ने कह दिया मैं नहीं गाऊंगा, नहीं गाऊंगा, नहीं गाऊंगा, 2 छंद ही गाऊंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कह दिया मैं 2 छंद ही गाऊंगा, इसके बाद नहीं। गोवा वाले में कार्यक्रम में उन्होंने 2 ही छंद गाए, 2 छंद गाए। और यहाँ पर इमरान मसूद करते हैं कि मैं सम्मान में खड़ा तो हो जाऊंगा, नहीं गाऊंगा, जिसको अगर जो करना है वो कर। अरे इससे आगे की तो दिलचस्प कहानी केरल की हो गई। केरल में तो मुस्लिम लीग के डर के मारे उन्होंने चर्चा ही नहीं करी वंदे मातरम की। आप सोचो कि कम से कम 2 छंद तो गाए जाने चाहिए थे विधानसभा में। उसके वो 15 अगस्त के दिन उन्होंने गाया नहीं। मुस्लिम लीग के दबाव में कहते हैं कि 100 कितने साल पहले जब वो इस पार्टी का गठन हो रहा था, तमाम चीजें हो रही थी, उस समय भी मुस्लिम लीग ने विरोध करा कि वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। और आज फिर ये इतिहास रिपीट हो गया। केवल अब देखो बीजेपी, लोग कहते हैं कि बीजेपी को तो आप बैठे बिठाए मुद्दे दे रहे हो, तुष्टीकरण को, ध्रुवीकरण करने के। आप तुष्टीकरण के चक्कर में फंस गए, वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस फंस गई। अब राकेश जी, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, लेकिन अभी क्या तुष्टीकरण, क्या ध्रुवीकरण, या जो सतही मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में वो काम करेंगे? देखिए, जो ध्रुवीकरण है वहाँ पर बड़ा काम करने वाला है, क्योंकि बीजेपी को भी, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पिच पर जो बैटिंग कर रहे हैं उसका साफ तौर पर दिख रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से विनोद तावड़े की बात किया जाए, जिनको प्रभारी बनाया गया है मनोज जी, ये काफ़ी अहम है। इन्होंने जिस तरह से बिहार में एनडीए घटकों के बीच जो तालमेल बैठाया, उसी रणनीति पर पिछले 1 साल से उत्तर प्रदेश का जो है ये मंथन कर रहे थे। वहाँ पर चाहे राज्य इकाई में 2/3 चेहरे को बदल दिया जाना, साथ ही साथ सभी क्षेत्रीय जो अध्यक्ष थे उनको बदल दिया जाना, तो ये पूरी रणनीतिक फॉर्मूला को लागू कर सकती है बीजेपी यहाँ पर। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जिस तरह से तावड़े का है, तावड़े उसी पर काम कर रहे हैं। और आप उनसे जो बीजेपी की सतही समस्या है, सतही समस्या को उन्होंने पूरी तौर पर रेखांकित, मैंने उनसे पार्लियामेंट में मुलाकात किया था, तो ऐसे ही मैंने उत्तर प्रदेश की बात उनसे छेड़ा कि उत्तर प्रदेश में, कल बोला कि उत्तर प्रदेश में मुद्दे हैं लेकिन, और आपकी बात लग गई। हाँ देखिए, तो हमने प्रभारी बना दिया गया। तो हमने कहा कि तावड़े साहब, क्योंकि देखिए अभी जो राकेश कह रहे हैं कि तावड़े जी ने वहाँ देखा, उन्होंने बिहार में घटक दलों को साधा, तो वही प्रधानमंत्री मोदी की भी टारगेट ये हो रही है कि घटक दलों की संख्या बढ़ाई जाए। यूपी चुनाव से पहले बढ़ गई है, टीएमसी का आ गया, क्योंकि लोग इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि 2029 का चुनाव बहुत ही क्रूशियल होने जा रहा है, और वहां पर जिसकी भी सरकार बनेगी एक तरफा नहीं बनेगी, वहां पर घटक दलों की का बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए बीजेपी के लिए एक अच्छी बात क्या है कि बीजेपी के घटक दल नहीं टूट रहे हैं, बीजेपी के घटक दलों की संख्या बढ़ती जा रही है। भाई टीएमसी, जैसे अकाली दल जुड़ गए, टीएमसी है, शरद पवार का भी सॉफ्ट कॉर्नर हो गया है, उद्धव की पूरी पार्टी इधर आ गई है। तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक साइकोलॉजिकल मुझे लगता है खेलेंगे, वो चाहेंगे कि खूब सारे घटक दल और आ जाए हमारे पास। क्या होता है ना जी, जब आप सत्ता में बैठे रहते हो, तो सत्ता में आप रहते हो तो क्या होता है कि बहुत सारी पार्टियां, इस तरह की छोटी छोटी पार्टियां सत्ता का लाभ लेना चाहती हैं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं अभी जो 2 महीने में आप कह रहे हो ना 29 का चुनाव बहुत क्रूशियल होने जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में भी लड़ाई आसान नहीं रह गई है, जबकि हम 2 महीने पहले कह रहे थे कि बहुत आसान लड़ाई है। लेकिन अजीत जी, उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण बिठाना, क्योंकि देखिए ये जरूर है कि ध्रुवीकरण, लेकिन जातीय समीकरण पीडीए की काट आपको निकालना पड़ेगा। आज देखिए यूजीसी एक मसला है। मैं ग्राउंड पर मैं गया था वाराणसी, और जो लोगों से बातचीत, मतलब जो फॉरवर्ड क्लास के बच्चे थे, तो मतलब एक है मुद्दा ये, अब उसका कैसे तोड़ निकाला जाए, ये बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए। ये जरूर है कि योगी आदित्यनाथ जो है धार्मिक मसलों को, जो सनातन के मसलों को लगातार उठा रहे हैं, और वही राकेश जी, बीजेपी का और संघ का जन्म ही हिंदुत्व की राजनीति के लिए हुआ है। आप इसको देखिए, ये आप देखिए, अगर मंडल की राजनीति को किसी ने तोड़ा, जो तोड़ा है वो कमंडल नहीं तोड़ा है। कमंडल ने तोड़ा। अगर कमंडल नहीं आता तो किसी कीमत पे बीजेपी की इस देश में सरकार नहीं बनती, क्योंकि कांग्रेस ने पहले शुरुआत में राजनीति जात पात की करी। जब जात पात के नाम पर रीजनल पार्टियां पैदा हो गई,
आरजेडी, समाजवादी पार्टी, बहुजन, तो उन्होंने फिर तुष्टीकरण पे बहुत फोकस कर लिया। लेकिन तुष्टीकरण पे भी जो रीजनल पार्टियां थी उन्होंने सेंध लगा दी। तो बीजेपी ये जानती है आप कितना भी डेवलपमेंट कर लो। देखो आम चुनाव 2024, देखिए बीजेपी की उत्तर प्रदेश में चुनौती है वो है कि जो स्वर्ण वोट बैंक है, खास तौर पे ब्राह्मणों के वोट को एकजुट कहीं नहीं रखना। जा रहा है सवर्ण वोट, नहीं किसी देखिए, कीमत पे नहीं 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 जाएगा। नहीं जा रहा है, लेकिन अगर उदासीन हो गया, घर में बैठ गया, तो नुकसान किसका होगा? देखो भाई क्या साहब, है, हर किसी को अपने यही घर तो में- हुआ भाई, नहीं, बताएंगे देखिए, मनोज जी। ये जो राकेश जी बोल रहे हैं थोड़ा चिंतित है पार्टी, उस पर गंभीरता से विचार करे। यहाँ सवर्ण वोट ही नहीं, यहाँ पर जो जैन जी है और जैन अल्फा, वो जैन अल्फा जो 1 साल और 2 साल और 3 साल बाद वोट के लिए तैयार हो रहा है, 18 साल का हो जाएगा, वोट करेगा, वो सबसे बड़ी चिंता की बात हो यार गई है। देखो, ये जैन उन्हें जी- फर्क नहीं पड़ता अंडल खंड मनु जी, जैन अल्फा केवल बीजेपी के लिए मुसीबत नहीं है, अब हर स्टेट में, हर उसमें रीजनल पार्टियों के लिए मुसीबत बन अरे गया। साहब मैं वही कह रहा झारखंड हूँ, देख रहे हो, अरे उल्टा मैं- पड़ गया, उन्होंने अरे साहब, नौकरी मैं खाई, वही वो कह रहा सड़क हूँ, पर स्कूलों में बच्चे धरने कर रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं, अच्छा, अब बिल्कुल हो धरने रहे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? जिसकी चर्चा पहले नहीं होती थी, स्वास्थ्य की बात नहीं होती थी, स्कूल की बात नहीं होती थी, डेवलपमेंट की बात नहीं होती थी, अब वो बात होने लगी है। नहीं, अच्छी बात है ये देश और के- जब ये बात होने लगेगी तो यहाँ पर हिंदुत्व नहीं चलेगा, यहाँ पर सनातन नहीं चलेगा, लेकिन नहीं- यहाँ पर आप मुझे सुविधा क्या मिल रही है वो चलेगा। लेकिन आप ये भी तो देखें, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, बीते 10-12 साल में डेवलपमेंट के नाम पर, वो ठीक है कि आप देखिए जो ग्रामीण क्षेत्रों अच्छा, ये में बताओ, काम हुआ अयोध्या है। क्यों हार गया? नहीं यार देखो, बीजेपी अयोध्या क्यों आरक्षण के मुद्दे पे हार गए, जात पात के नहीं, मुद्दे- तो वही- उसी लड़ाई को बोल रहे हैं, झगड़े- सामाजिक विवरण। तो मैं वही वही बात तो राकेश कुमार सिंह तो कह रहे हैं मैं- कि जातियों का आपने जो मेरी मुद्दा पूरी- है उत्तर प्रदेश में वो बड़ा टफ आपने है। पूरी बात नहीं, मैंने कहा जब बीजेपी के 240 सीटें आई आम चुनाव 2024 में, बीजेपी को पता लग गया डेवलपमेंट से चुनाव नहीं जीता जा सकता इस देश के अंदर। कोई पार्टी विकास के नाम पर आपको जात पात धर्म सब लाना पड़ेगा। तो ये कटु सच्चाई है ना। ये कटु सच्चाई है, तो वही तो मैं इसको कह रहा हूं। वही तो बात देखो, हम कर रहे हैं। क्या कांग्रेस ने क्या करा? कांग्रेस ने भी तो कहा कि मैंने आजादी दिलाई, मुसलमानों को आपने एक इस्लाम का देश बनाया, फिर भी आपने मुस्लिम तुष्टिकरण की इस्लाम का राजनीति देश करी। कहाँ बना दिया? यार पाकिस्तान नहीं बना बना, दिया। इस्लाम के नाम पे नहीं पाकिस्तान बना की बात पाकिस्तान। कर रहा हूं, अब पाकिस्तान बांग्लादेश इस्लाम के नाम पे देश बने ना, फिर भी आपने इस देश में मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति क्यों करी? आपको क्या जरूरत थी? सबको बराबर के नजरिए से देखते। मैं कह रहा हूं बीजेपी को ताकत तो कांग्रेस ने दी है, अब भुगतो। नहीं, वो कांग्रेस ने कैसे की? कैसे ताकत दी? आप मुस्लिमों की राजनीति कैसे की? भाई आप हर जगह तुष्टिकरण देखो, आज तक जो भी राजनीति रही है मुसलमानों को आप देखिए, आज़ादी के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में पुलिस चौकियां, थाने खुले हैं मुस्लिम कॉलोनियों में। जितनी सरकारें रही हैं उन्होंने कहा भैया देखो ही मत, झांको ही मत, जो कर रहे करने दो। उत्तर प्रदेश हराना बीजेपी के लिए, आप कुछ भी कह लो, लोग अभी भी सुरक्षा के नाम पर, कानून व्यवस्था एक कानून मसला है, व्यवस्था, सुरक्षा लेकिन बहुत लॉ बड़ा एंड ऑर्डर मुद्दा में है। इसमें हाँ, कोई शक नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत शानदार उत्तर प्रदेश का है। वहां अपराध घटे हैं, अपराध नहीं हो रहे हैं, और ये एक पॉजिटिव चीज है। दूसरा, विकास के मामले पे भी मानने पड़ेगा, विकास की सड़कें बन योजना रही है, चल रही डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, रोड्स बन रही हैं। आज भी मनोज जी लेकिन जापान जो के साथ कई मुद्दे पर समझौते हुए। लेकिन भारतीय राजनीति की जो सबसे कटु सच्चाई जिसका जिक्र दोनों हमारे संपादक कर रहे हैं, वो सही कह रहे हैं कि भाई जातियों का बंटना ये अपने आप में एक टफ है, और यही सोशल इंजीनियरिंग में कौन राजनीतिक पार्टी क्या बाजी समीकरण मार बैठा रही है। लेगी। हाँ, तो क्योंकि वही- इस बार ये भी हाँ, कहा है, मेरी जैसे बात मायावती ने अधूरी सतीश रह चंद्र गई। मिश्रा को कैसे आगे किया आगे है, बढ़ा तो दिया। अखिलेश यादव भी बता रहे हैं कि अच्छे माता खासे प्रसाद टिकट पांडे हमारे। ब्राह्मणों को देने जा रहे हैं। हाँ, नहीं यही तो मैं कह रहा हूँ, जो कैबिनेट अब रिसफल होगा, जिसकी चर्चा शुरू हो गई है कि कभी भी हो सकता है, तो आप उस कैबिनेट रिसफल में आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी घटक दलों को साधेंगे। चलिए, और तो अब समय का खत्म हो गया। अजीत जी, कल हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइन के पीछे में इतना ही। नमस्कार।